हेलो बच्चों, महाराजा सूरजमल पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अपन पिछले लेक्चर में पढ़े थे गलनांक और हार्डनेस, कठोरता, इनकी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों की कठोरता और तन्यता, आघातवर्धनीयता, इन गुणों का अपन ने स्टडी किया था। और गलनांक मेल्टिंग पॉइंट किस प्रकार अफेक्ट करता है या मेल्टिंग पॉइंट का बिहेवियर कैसा होता है 3D मेटल्स के लिए। आज अपन देखेंगे अपचयन विभव, रिडक्शन पोटेंशियल। अपचयन विभव क्या होता है, यानी कि किसी को रिडक्शन होने के कारण जो पोटेंशियल डेवलप होता है सेल में, वो क्या कहलाता है, अपचयन विभव। अब अपचयन विभव कैसे वैरी करता है 3D सीरीज के लिए, प्रथम संक्रमण श्रेणी तत्व कैसे वैरी करता है अपचयन विभव के लिए, ये अपन देखेंगे आज। 3D सीरीज अपनी स्कैंडियम, यानी कि अपचयन विभव का मान जो है वो ऑल 3D मेटल्स के लिए कैसा होता है, नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होता है इनका 3D मेटल्स का, एक को छोड़कर। तो अपन बात करेंगे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल और जिंक। यानी कि कॉपर जो है उसके अलावा बाकी जो एलिमेंट्स है इन सभी का रिडक्शन पोटेंशियल का मान नेगेटिव होता है, यानी कि इनके लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मान नेगेटिव होता है ऑल 3D मेटल्स के लिए, कॉपर को छोड़कर। यानी कि नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल का मान सबसे अधिक किसके लिए होता है, लिथियम के लिए। लिथियम के लिए नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल का मान सबसे ज्यादा होता है। हाइड्रोजन के लिए अपन 0 मानते हैं, इसको माना जाता है, यानी कि हाइड्रोजन के लिए रिडक्शन पोटेंशियल का मान 0। और हाइड्रोजन की बात जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल का मान पॉजिटिव होता है, सबसे अधिक होता है। अब बात करें तो 3D तत्वों की, 3D तत्व सभी के सभी नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल वाले होते हैं और हाइड्रोजन का कितना होता है, 0। अब ऐसा क्यों, क्योंकि अपने को पता है सभी 3D मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाले होते हैं। उनकी नेचर होती है मेटल्स की कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करें, तो इलेक्ट्रॉन डोनर प्रवृत्ति के कारण इनका रिडक्शन पोटेंशियल का मान जो होता है नेगेटिव। और कॉपर जो है ये एक्सेप्शन है, यहाँ पे कॉपर का मान जो है वो पॉजिटिव होता है, कितना 0.34 प्लस का 0.34 वोल्ट के आसपास होता है लगभग। तो पॉजिटिव होता है कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल, बाकी एलिमेंट्स का नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होता है। अब कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो पॉजिटिव क्यों होता है, ये इसका कारण जानने की कोशिश करेंगे अपन। तो अपन ये देखेंगे कॉपर का पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल किस कारण से होता है। अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखी, तत्वों की इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जहां पे लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता है और हाइड्रोजन का 0 होता है। और हाइड्रोजन के बाद के तत्व जो है उनका कैसा होता है, पॉजिटिव। अब बाद के हाइड्रोजन के बाद में आता है कॉपर, यानी कि बाद में आने का मतलब है कि कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल का मान जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो इसका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में स्थान कहां होगा, हाइड्रोजन के आगे पॉजिटिव की तरफ। इसी के साथ साथ मरकरी, गोल्ड, प्लेटिनम, पैलेडियम, ऐसे और भी एलिमेंट है संक्रमण तत्वों में जिनका रिडक्शन पोटेंशियल का मान कैसा होता है, पॉजिटिव। यानी कि इन सभी का मान होगा पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल। अब इसका कारण ये है कि कॉपर, मरकरी, गोल्ड, सिल्वर भी होगी इसमें, प्लेटिनम, पैलेडियम, इन सभी का मान पॉजिटिव किस कारण से होता है, यानी कि ये सभी जो तत्व हैं संक्रमण तत्व, ये कहलाते हैं नोबल मेटल। नोबल मेटल के नाम से जानी जाती है ये सभी, ये नोबल मेटल यानी इनर्ट
इनर्ट मेटल है, पार्टिसिपेट करना नहीं चाहती केमिकल रिएक्शन में, कर ना इलेक्ट्रॉन लेना और ना इलेक्ट्रॉन त्याग करने की कोशिश इनकी रहती है। यानी नोबल मेटल होने की वजह से इनका रिडक्शन पोटेंशियल का मान जो है वो पॉजिटिव आता है या पॉजिटिव होता है। तो इस कारण से कॉपर जो है 3D सीरीज में वो कैसा होता है, पॉजिटिव, और इसका मान होता है लगभग प्लस 0.34 वोल्ट के आसपास। तो ये था रीजन, यानी कि ये सभी क्या है, नोबल मेटल या इनर्ट मेटल, जिस वजह से 3D सीरीज में कॉपर, 4D में मरकरी, Ag, Au, प्लेटिनम, पैलेडियम, सिल्वर, सभी का मान क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये था कार्य इसका पॉजिटिव होने का। और दूसरी बात, ये सभी मान अपने को किस प्रकार से प्राप्त हुई, ये एक्सपेरिमेंट के द्वारा अपने को प्राप्त हुई। एक्सपेरिमेंटली इनके जो मान है रिडक्शन पोटेंशियल के अपने को एक्सपेरिमेंट से प्राप्त हुए हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये जो मेटल्स है ये नोबल मेटल्स होती है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती। अब अपन एक क्वेश्चन देखते हैं रिडक्शन पोटेंशियल के। वाई कॉपर AgAu PdPt does not dissolve in acid. कॉपर, मरकरी, Ag, प्लेटिनम, पैलेडियम डिसॉल्व नहीं होती एसिड में, इसका क्या कारण है? अपन देखते हैं कि कोई भी मेटल जो है, कोई भी मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्शन करता है, यानी कि मेटल और एसिड की अगर यदि केमिकल रिएक्शन होती है, तो इस केमिकल रिएक्शन से हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट होती है। हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है ऐसे केमिकल रिएक्शन में, मेटल्स प्लस एसिड। इसका रीजन, एसिड में क्या होता है, H+ आयन, यानी कि H+ आयन प्रेजेंट होते हैं इसमें, एसिड में H+ आयन। अब यहाँ पे अपन H+ आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, तो H+ आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +1, और यहाँ पे H2 क्या है, गैस। H2 गैस में हाइड्रोजन एटम्स जो है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है यहाँ पे 0, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स का 0, यानी कि यहाँ से यहाँ पे H+ +1 से 0 की तरफ जा रहा है, मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। यानी कि एसिड का जो H+ आयन है उसका रिडक्शन होता है, रिडक्शन होने के बाद में H2 गैस लिबरेट होती है। अब ये कैसे हुआ, मेटल जो है, मेटल अब जैसे लिथियम प्लस एसिड, यानी कि H+ की रिएक्शन हो रही है, H+ का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, HCl एसिड है, HCl एसिड में हाइड्रोजन जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, हाइड्रोजन एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, और लिथियम का कैसा होता है, नेगेटिव। तो आगे क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। यानी कि यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल का मान किसका ज्यादा है, यहाँ पे H जो है हाइड्रोजन, उसका रिडक्शन पोटेंशियल का मान ज्यादा है लिथियम के बजाय। लिथियम का नेगेटिव है, हाइड्रोजन का 0 है, तो ज्यादा किसका हुआ, हाइड्रोजन का। रिडक्शन पोटेंशियल का मान ज्यादा किसका है, हाइड्रोजन का। यानी कि रिडक्शन किसका होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का मान ज्यादा होगा, तो हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है H2 गैस में, H2 गैस बन रही है आगे, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल का मान जिसका ज्यादा होगा, रिडक्शन उसी का होगा। यहाँ पे देखने से पता चल रहा है लिथियम और हाइड्रोजन में रिडक्शन पोटेंशियल का मान ज्यादा है हाइड्रोजन का, लिथियम का किसमें, नेगेटिव में। इस वजह से हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। अब अपन बात करें कॉपर की, जिसका कॉपर प्लस HCl, यानी कि एसिड अपने पास कॉपर
कॉपर के रिडक्शन पोटेंशियल का मान होता है पॉजिटिव, और हाइड्रोजन एसिड में जो हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एटम जो है उसकी रिडक्शन पोटेंशियल का मान कितना होता है 0। हाइड्रोजन एटम की रिडक्शन पोटेंशियल का मान 0। अब दोनों में से रिडक्शन पोटेंशियल का मान ज्यादा किसका है? कॉपर का, यानी कि कॉपर का पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल का मान और हाइड्रोजन का पॉजिटिव है और हाइड्रोजन का 0 है, तो ज्यादा किसका है? कॉपर का। ऐसी कंडीशन में केमिकल रिएक्शन नहीं होगी यदि हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होगी। पॉजिटिव होने की वजह से हाइड्रोजन का जो रिडक्शन पोटेंशियल का मान है वो है 0, इसकी तुलना में कॉपर का जो मेटल है उसका रिडक्शन पोटेंशियल का मान ज्यादा है। ऐसी कंडीशन में हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होगी, यानी कि ये केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। तो ये बाकी जो एलिमेंट्स है गोल्ड, प्लेटिनम, पैलेडियम सभी में यही कहानी है कि इनके रिडक्शन पोटेंशियल का मान जो है वो पॉजिटिव होता है एसिड के हाइड्रोजन आयन की तुलना में। तो इस वजह से केमिकल रिएक्शन क्लोजली नहीं हो पाती, हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट नहीं हो पाती। तो अपन ने कॉपर एलिमेंट जो था, मेटल जो थी, वो एसिड में डिसॉल्व नहीं होती, इसका कारण देख चुके अपन, और ये था अपना रिडक्शन पोटेंशियल। इसके बाद में अपन अगली प्रॉपर्टीज की चर्चा करेंगे जो है चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। चुंबकीय गुण, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व जो है उनके चुंबकीय गुणों की चर्चा करेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अपन पढ़ेंगे चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब चुंबकीय गुण जो है वो किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं संक्रमण तत्व, यानी कि व्यवहार के आधार पर कि कोई सब्सटेंस है वो उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वो किस प्रकार से व्यवहार करता है, उसके आधार पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो दो तरह का होता है। पहला होता है पैरामैग्नेटिक, यानी कि सब्सटेंस जो है उसको यदि अपन चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो सब्सटेंस जो है वो अट्रैक्ट फील करता है, आकर्षण बल जो है वो अनुभव करता है, यानी कि सब्सटेंस attracted in magnetic field। आकर्षण बल अनुभव करे सब्सटेंस चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, तो वो सब्सटेंस किस प्रवृत्ति का होता है? अनुचुंबकीय या पैरामैग्नेटिक प्रवृत्ति का होता है। पहली टर्म्स है इसमें ये वाली। दूसरी क्या है? दूसरी टर्म्स है कि इन सब्सटेंस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यानी जिन्हें तत्वों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वे तत्व अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शन करते हैं, अनुचुंबकीय प्रवृत्ति के होते हैं। अब अगर बात करें दूसरे बिहेवियर की, डायामैग्नेटिक यानी सब्सटेंस को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वो कैसा फील करे? रिपेल। सब्सटेंस repulsion in magnetic field। प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, प्रतिकर्षण गुण का प्रदर्शन करे सब्सटेंस चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, तो सब्सटेंस जो है वो किस प्रवृत्ति का होगा? प्रतिचुंबकीय या डायामैग्नेटिक। और ऐसे सब्सटेंस में एक्शन
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो तत्व प्रतिचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करें उनके ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते, एब्सेंट होते हैं। और यानी कि सीधी कहानी यह है कि जिन तत्वों के ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे वो अनुचुंबकीय प्रवृत्ति या अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। जिन तत्वों के ऑर्बिटल्स में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट होंगे, वो तत्व डायमैग्नेटिक या प्रतिचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। अब अपन बात करें 3D एलिमेंट्स की, तो 3D एलिमेंट्स जो हैं वो लगभग अनुचुंबकीय प्रवृत्ति के होते हैं। इसका रीजन क्या है कि उनके डी ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति, यानी कि उनके डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड कंडीशन में प्रेजेंट रहते हैं, जिसकी वजह से अधिकतर एलिमेंट्स जो हैं वो अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक प्रवृत्ति के होते हैं। कुछ आयन्स हैं जो डायमैग्नेटिक यानी कि प्रतिचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लेते हैं 3D सीरीज के, जो डायमैग्नेटिक होते हैं। स्कैंडियम +3 यानी कि स्कैंडियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसके ऑर्बिटल्स में सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते, जिसकी वजह से स्कैंडियम +3 आयन जो है वो डायमैग्नेटिक प्रवृत्ति का होता है। इसी प्रकार टाइटेनियम +4 यानी कि +4 का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद बाकी जो बचे इलेक्ट्रॉन वो सारे के सारे कैसे होंगे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसकी वजह से टाइटेनियम +4 आयन डायमैग्नेटिक नेचर का होगा। इसी प्रकार कॉपर प्लस और Zn+2 ये आयन ऐसे हैं जो सारे के सारे कैसे डायमैग्नेटिक बिहेवियर प्रदर्शित करते हैं। पैरामैग्नेटिक में का मतलब है कि इसके ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए या प्रेजेंट होते हैं। अब अपन बात करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट की, चुंबकीय आघूर्ण की। चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकालते हैं? चुंबकीय आघूर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला होता है म्यू बराबर n+2 का डबल। ये सूत्र होता है n का मतलब होता है n बराबर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यानी कि अपन इस सूत्र की फॉर्मूले की सहायता से किसी भी एलिमेंट्स का चुंबकीय आघूर्ण या मैग्नेटिक मोमेंट का मान निकाल सकते हैं। तो इसके लिए अपने को क्या करना होगा, सबसे पहले एलिमेंट्स जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के उसमें ये पता लगाते हैं कि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मान फॉर्मूले में रखने के बाद अपने को क्या प्राप्त होता है, उस तत्व का चुंबकीय आघूर्ण। अपन जैसे 3D सीरीज के एलिमेंट्स के लिए चुंबकीय आघूर्ण का मान निकालते हैं। जैसे सबसे पहले अपना एग्जांपल लेते हैं स्कैंडियम का। अब स्कैंडियम का प्रयोग पता है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 1, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1। अब इसका मान फॉर्मूले में रखने के बाद n का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो कितना अपने पास 1 +2 अंडर रूट कितना हुआ 3 अंडर रूट 3 का मतलब कितना होता है 1.82 के आसपास। ये अपने पास निकल के आ रहा है मैग्नेटिक मोमेंट का मान किसके लिए, स्कैंडियम के लिए। इसी प्रकार हम बात करें टाइटेनियम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है 2, और मान रखने पर 2 +2 कितना होगा 8 अंडर रूट 8 का मान 2.83 के आसपास 2.83 के आसपास। अब अपन एक एग्जांपल और लेते हैं क्रोमियम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6, मान रखने पर 6 +2 कितना हुआ 48 अंडर रूट 48। तो अंडर रूट 48 का मान होता है
इसका मैग्नेटिक मोमेंट का मान कितना निकल के आ रहा है 8.82 के आसपास या 8.73 से 82 के आसपास, यानी कि पॉइंट से पहले की जो संख्या है वो किसको इंडिकेट कर रही है, अनपेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या को। अपने पास अनपेड इलेक्ट्रॉन एक था तो मैग्नेटिक मोमेंट का मान निकल के आ रहा है 1.82 के आसपास, यानी कि पॉइंट से पहले की जो संख्या है वो इंडिकेट करती है किसको, अनपेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या को। अपन टाइम की बात करें अनपेड इलेक्ट्रॉन के 2, मैग्नेटिक मोमेंट निकल के आ रहा है पॉइंट से पहले देखो 2, पॉइंट के बाद वाली जो संख्या उसको याद करने की जरूरत है नहीं, इससे पहले की जो संख्या है उससे सीधा पता लग रहा है कि यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 2, यानी कि आपको किसी क्वेश्चन में यदि मैग्नेटिक मोमेंट का मान देके रखता है तो उसमें दशमलव यानी पॉइंट से पहले की जो संख्या है उससे सीधा पता चलता है कि इस एलिमेंट्स में अनपेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। जैसे अपन इसीलिए अपने क्रोमियम का एग्जांपल लिया था, क्रोमियम में अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या 6, मैग्नेटिक मोमेंट का मान निकल के आ रहा है 6.92, यानी कि पॉइंट से पहले की जो संख्या है वो किसको इंडिकेट करती है, अनपेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या को। आप चाहे और भी एग्जांपल लेके दे सकते हो 3D सीरीज में, सभी का मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के बाद आपको ये देखने को मिलेगा कि जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन थे मैग्नेटिक मोमेंट का मान जो निकल के आ रहा है उसमें डॉट से पहले की जो संख्या है वो एक समान होती है किसके, अनपेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या की। यानी कि अपने को यदि डायरेक्ट किसी क्वेश्चन में मैग्नेटिक मोमेंट का मान देके रखे तो दशमलव पॉइंट से पहले की जो संख्या है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, कि उससे अपने को ये पता चल जाता है कि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो इस प्रकार से हम मैग्नेटिक मोमेंट का मान निकाल सकते हैं सभी एलिमेंट्स के लिए। और आज का अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो थी वो कंप्लीट है। हम कल अगली जो बाकी बची हुई प्रॉपर्टी जो उनकी चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में, जैसे ऑक्सीकरण अवस्था, 3D सीरीज के तत्वों की, रंगीन विकिरण बनाने की प्रवृत्ति, ये सभी